गुड इवनिंग डियर व्यूअर्स। हम लोग लास्ट लेक्चर जो डिस्कस किए थे उसमें हम लोग इंटरफेरेंस के बारे में अच्छे से डिस्कस किए थे कि इंटरफेरेंस होता क्या है, उसका डेली लाइफ में क्या क्या एग्जांपल हम लोग को देखने के लिए मिलता है। तो वो सब चीज़ें हम लोग लास्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्कस किए थे। ठीक, थोड़ा बहुत उसमें हम लोग इंटरफेरेंस के थ्योरी के बारे में भी डिस्कस किए थे। लेकिन चलिए अब इसमें हमको इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का इक्वेशन निकालना है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। इसलिए थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस को इसमें शुरू से एक बार देख लिया जाए ताकि इक्वेशन को आगे समझने में आसानी हो। ठीक, बाकी ये थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस का कुछ पार्ट हम लोग पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किए थे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस जो आज हम लोग का मेन टॉपिक होगा वो क्या होगा, थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस। इसमें हम लोग देखा जाएगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इंटेंसिटी का क्या इक्वेशन होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इंटेंसिटी का क्या इक्वेशन होगा, और उस टाइम पे क्या एम्पलीट्यूड होना चाहिए वेव्स का, क्या एम्पलीट्यूड होगा कंस्ट्रक्टिव के टाइम, क्या एम्पलीट्यूड होगा डिस्ट्रक्टिव के टाइम। इन सब चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए इंटरफेरेंस के बारे में जैसे ही मैं बात कर रहा हूँ तो तुरंत आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए कि इंटरफेरेंस तभी होगा जब दो या दो से अधिक लाइट वेव्स रहेंगी। ठीक, इस चीज़ को पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, सबसे पहले लिखा जाएगा कंसीडर टू लाइट वेव्स originated from coherent source of light having constant phase difference are represented as। ठीक, अब देखिए यहाँ एक वर्ड आया कोहेरेंट सोर्स। ठीक, इस चीज़ को आगे आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे अच्छे से कि कोहेरेंट सोर्स क्या होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ठीक, तो मतलब क्या कर, एक इक्वेशन ये ले लिए लाइट का y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, और दूसरा y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जहाँ पे फाइव क्या है, ये फेज डिफरेंस है जो टाइम के साथ क्या है, कांस्टेंट है। ये जो फाइव फेज डिफरेंस हम लोग कंसिडर किए हैं ये टाइम के साथ क्या है, कांस्टेंट है। ऐसा नहीं है कि टाइम क्या हो रहा है, बदल रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये चीज़ हमारा बदल रहा। ठीक, ये टाइम के साथ क्या होगा, हम लोग का कांस्टेंट होगा। अब ये दो इक्वेशन हम लोग मान लिए कि ये फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लिए, ये सेकंड इक्वेशन। अब फिर आगे देखा जाएगा कि आगे क्या करना है। ठीक, अब देखिए जो जो क्वांटिटी हम लोग यूज करते हैं उसको बता देते हैं। अब यहाँ पे बता देंगे कि A1 क्या है और A2 क्या है। तो A1 A2 क्या है, एम्पलीट्यूड्स हैं करस्पॉन्डिंग वेव 1 और 2 के, और फिर फाइव क्या है, 1 और 2 के बीच क्या है, फेज डिफरेंस है। ठीक, अब देखिए आगे सुपर पोजिशन कराना है। तो आप ऑलरेडी इस चीज़ को जानते हैं कि सुपर पोजिशन में क्या होता है, वेक्टर एडिशन वाला नियम एकदम फॉलो होता है। जो वेक्टर एडिशन का रूल्स होते हैं वही क्या होते हैं, एकदम सुपर पोजिशन थ्योरम्स में भी फॉलो किए जाते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग y इक्वल टू क्या लिख देंगे, जो रिजल्टेंट इक्वेशन होगा y वो किसके बराबर होगा, वेक्टर एडिशन ऑफ y1 प्लस y2 के बराबर होगा। अब यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को क्या कर देंगे, लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी, इसमें क्या कर देंगे, ये जो टर्म है आपका साइन a प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता है, साइन a कास बी प्लस कास ए साइन बी। ये आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे। इस फार्मूले को हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक, अब ये फार्मूला जैसे हम यूज किए तो ये क्या होगा, इसका एक्सपेंशन हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का। अगर ओमेगा टी को हम ए मान लें और फाइव को बी मान लें तो यहाँ पे भी साइन ए प्लस बी का फार्मूला हम लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन ए कास बी, मतलब साइन ओमेगा टी कास फाइव प्लस कास ओमेगा टी साइन फाइव, और जो बाहर A2 एम्पलीट्यूड है उसका क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दिया इसमें। तो A2 साइन ओमेगा टी कास फाइव प्लस A2 कास ओमेगा टी साइन फाइव, ये इतना चीज़ निकल के आया। अब फिर आगे इसको क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करते हुए आगे बढ़ रहे हैं इसको। ठीक, अब देखिए यहाँ पे A1 साइन ओमेगा टी
जैसा था वैसा लिख लिए, यहाँ पे ये चीज़ लिख लिए। अब यहाँ पे A2 sin फाई cos ओमेगा टी को एक साथ लिख लिए। ठीक, अब क्या करेंगे, जो अगला काम हम लोग का होगा, साइन ओमेगा टी वाले कोफिशिएंट को एक साथ लिखेंगे और कास ओमेगा टी वाले कोफिशिएंट को एक साथ लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, साइन ओमेगा टी है और यहाँ पे भी साइन ओमेगा टी है, तो इसको साइन ओमेगा टी कॉमन ले लेंगे और उनके कोफिशिएंट को एक साथ लिख देंगे। उसी तरीके से अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कास ओमेगा टी लिख दिए और उसके कोफिशिएंट को यहाँ पे लिख दिए। ठीक, अब फिर आगे क्या किया जाएगा, अब देखिए ये जो पूरा टर्म है, देखिए A1 एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, A2 भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और चूंकि फाई जो है वो फेज डिफरेंस है, वो ऑलरेडी हम लोग कांस्टेंट ही ले रहे हैं, तो कास फाई का वैल्यू भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि अगर फाई 45 होगा तो कास 45 का वैल्यू कांस्टेंट होगा टाइम के साथ, 90 होगा तब भी कांस्टेंट होगा, 180 होगा तब भी कांस्टेंट होगा कास 180 का वैल्यू। ठीक, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या होगा, एक दूसरा कांस्टेंट इसके जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं, इसको अनदर कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 कास फाई इज इक्वल टू A कास थीटा। अपने मन से हम A कास थीटा मान लें, यहाँ पे आप कास फाई कास थीटा का जगह कोई भी क्वांटिटी ले सकते हैं, कास बीटा कास गामा कुछ भी ले सकते हैं, आप फ्री हैं, क्योंकि ये पता है आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम लोग यूज कर रहे हैं। और फिर इसी तरीके से A2 साइन फाई की जगह यहाँ क्या ले लिए हम लोग, A साइन थीटा ले लिए। ओके, और इसका नेमिंग कर दिए कि इक्वेशन 3 है और दूसरा क्या, इक्वेशन 4 है। ठीक, अब फिर आगे जब इस वैल्यू को पुट किया हम लोग, तो यहाँ क्या आ जाएगा, A साइन ओमेगा टी कास थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा, A कास ओमेगा टी साइन थीटा। ठीक, अब फिर हम लोग A को क्या कर लिए, एम्पलीट्यूड जो माने थे उसको क्या कर लिए, कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी कास थीटा कास ओमेगा टी साइन थीटा। ठीक, ये चीज़ बचेगा आपका। अब फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर अच्छे से आप देख रहे होंगे तो साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी का फार्मूला दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अगर ओमेगा टी को a मान लिया जाए और थीटा को b मान लिया जाए तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ इसी को क्या कहेंगे, जो ये हम लोग का मिला है यही हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट इक्वेशन होगा किसका, वेव का आपर, रिजल्टेंट इक्वेशन होगा वेव का आफ्टर सुपरपोजिशन। ओके, देखिए लिखा हुआ है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट वेव विथ एम्पलीट्यूड ए। क्लियर, अब देखिए क्या करना है हमको, अब आगे हम लोग को एम्पलीट्यूड का वैल्यू निकालना है कि जो ये कांस्टेंट ए है उसका वैल्यू क्या होगा। ठीक, ये कांस्टेंट जो ए माने उसका वैल्यू क्या होगा। क्यों ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट माने हैं, हो सकता हो कोई यहाँ पे बी मान लिया हो, सी मान लिया हो, तो उसका वैल्यू क्या होगा उस चीज़ को हमको दिखाना पड़ेगा। अगर एब्सोल्यूट कांस्टेंट रहता तब तो उसका एक डेफिनेट वैल्यू रहता, लेकिन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो उसका वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा। ठीक, तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे अब a का वैल्यू निकालना है। ठीक, तो इक्वेशन 3 और 4 को स्क्वायर करके आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो कुछ इस तरह से आपको टर्म्स मिलते हुए नज़र आएंगे। यहाँ देखिए इक्वेशन 3 और 4 को स्क्वायर करके ऐड कर दिया हमने, इक्वेशन 3 और 4 आप पीछे देखे ही हैं। फिर उसके बाद जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ से देखिए कुछ ये टर्म निकल के आए। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, फिर यहाँ पे A2 कास स्क्वायर फाई और A2 साइन स्क्वायर फाई को एक साथ लाएंगे, ताकि कास स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई जो है वो रिप्लेस हो जाए टेग्नामेटिकल आइडेंटिटीज, जो आप जानते हैं कि कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो वहाँ पे टेग्नामेटिकल आइडेंटिटीज हम यूज़ कर लेंगे, जिससे हमारा एक्सप्रेशन जो है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा 2A1 A2 कास फाई है। अब इन सब चीज़ों को एक साथ मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड जो ए हम लोग अपने मन से इक्वेशन 3 और 4 में माने थे उसका वैल्यू निकल गया। अगर कोई बी माना रहता तब भी उसका वैल्यू क्या आता, बी इक्वल टू यही वैल्यू आता। ठीक, इस वजह से ये वैल्यू निकालना जरूरी होता है। ठीक,
अगर एब्सोल्यूट कांस्टेंट रहता तब सबका सेम रहता, तब वहाँ कोई ऐसा झंझट ही नहीं रहता कि ए बी सी का वैल्यू निकालना है। लेकिन अब चूंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम लोग माने थे, तो वहाँ पे हमको उस चीज़ का वैल्यू निकालना आवश्यक हो जाता है। ओके, अब देखिए हम लोग जानते हैं कि जो इंटेंसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हम लोग का इसमें ले आया था, तो जो इंटेंसिटी होगा उसका एम्पलीट्यूड के साथ कुछ ये रिलेशन होता है। ठीक, अब अगर हम चाहें तो यहाँ एक एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मान लेते हैं जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो क्या है, के हमारा। ठीक, इसको अगर यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर के ए स्क्वायर, इधर के ए वन स्क्वायर। आप सीधे देखिए यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, आप सीधे यहाँ पे चले आइए, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, के ए स्क्वायर, फिर के ए वन स्क्वायर, के ए टू स्क्वायर, और फिर इसमें भी के से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2k a1 a2 cos फाई। इस इक्वेशन को डायरेक्ट लिखिए। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि हमको आई के फॉर्म में इस चीज़ को चेंज करना है। तो अगर हमको पता है कि आई इक्वल टू के स्क्वायर होता है, तो हमको के से पहले एम्पलीट्यूड वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि इस वैल्यू को हम आई से रिप्लेस कर सके। ठीक, अब जहाँ पे के ए स्क्वायर है वहाँ तो आई लिख दिया मैंने, लेकिन जहाँ के ए वन स्क्वायर है तो वहाँ आई के साथ एक सफिक्स 1 लिख दिया, मतलब आई 1 लिख दिया। जहाँ के ए टू स्क्वायर है वहाँ क्या लिख दिया, आई 2 लिख दिया। अब देखिए इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, के ए वन ए टू को इस तरह लिखा जा सकता है, आप अच्छे से जान रहे हैं। इसको क्या लिख देंगे, के ए वन अंडर रूट में, और इस फिर क्या लिख देंगे, के ए टू अंडर रूट के साथ। ठीक, या स्क्वायर रूट के साथ। तो क्या इससे वैल्यू कोई फर्क पड़ने वाला, तो जवाब होगा बिल्कुल नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो के ए वन ए टू मिल जाएगा। ठीक, और इसको सॉरी के ए वन स्क्वायर इस तरह। ठीक, तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो फिर क्या होगा, के ए वन स्क्वायर और के ए टू स्क्वायर हम लोग को आसानी से मिल जाएगा। ठीक, और कास फाई यहाँ पे, तो चूंकि जब ऐसा हम लोग लिख दिए तो आई इक्वल टू क्या है, के ए स्क्वायर है। तो अगर अंडर रूट इधर लगाया जाए तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, हमको अंडर रूट स्क्वायर रूट यूज करना पड़ेगा। तो इधर के ए वन स्क्वायर, के ए टू स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट हम लोग यूज किए कास फाई। तो अब देखिए आई को आई लिख दिए, ये आई वन हो गया, ये आई टू हो गया, इसको क्या लिख दिए, 2 अंडर रूट आई वन, ये क्या हो गया, अंडर रूट आई टू कास फाई। ठीक, ये हम लोग का इंटेंसिटी का इक्वेशन हम लोग के पास मिल गया। ठीक, मतलब कि जो सुपरपोजिशन के बाद मतलब इंटरफेरेंस के दौरान जो सुपरपोजिशन हो रहा है डिफरेंट वेव्स का, यहाँ पर तो 2 ही वेव कंसीडर किए हैं, 2 ही लाइट वेव्स लिए हैं, तो उनके वजह से जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो रहा है उसका ये इक्वेशन मिल गया। और पीछे हम लोग एम्पलीट्यूड का भी इक्वेशन देखे थे। ठीक, अब यहाँ पे बता देंगे जो चीज़ हम लोग नया यूज करते हैं उसको एक्सप्लेन कर दिया जाता है। तो देखिए यहाँ बता देंगे, हियर के ए वन स्क्वायर इक्वल टू आई वन, के टू स्क्वायर इक्वल टू आई टू आर द इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड वेव। ओके, अब देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि वाई वन वाई टू है, अगर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाए तो यहाँ पे कुछ इस तरह मिल के आएगा। ठीक, इसका इंटेंसिटी के ए वन स्क्वायर है, इसका इंटेंसिटी के ए टू स्क्वायर है, तो वहाँ पे जो रिजल्टेंट हम लोग का निकल के आएगा वो कुछ ऐसा एक, देखिए इसका जो क्रेस्ट है और जो इसका क्रेस्ट है ये दोनों एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे, और इसका जो ट्रफ है, इसका जो ट्रफ है, दोनों एक दूसरे डायरेक्शन में आ रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये भी ऐड हो जाएंगे और रिजल्टेंट हम लोग का के ए वन स्क्वायर मिल जाएगा। ओके, ये हम लोग का इक्वेशन मिलता है। अब देखिए अगर आपको इक्वेशन थर्ड और फोर्थ याद आ रहा होगा, तीसरा और चौथा इक्वेशन आपको अगर याद आ रहा होगा, तो उसमें हम लोग एक टर्म थीटा भी यूज किए थे, उसमें एक टर्म हम लोग थीटा भी यूज किए थे। और वहाँ पे मैंने बताया था कि आप थीटा की जगह बीटा भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, वो भी एक आर्बिट्रेरी वैल्यू है। तो जैसे ही आप आर्बिट्रेरी वैल्यू का नाम लेते हैं तो आपकी तुरंत ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस आर्बिट्रेरी वैल्यू को नॉन पैरामीटर के टर्म में फाइंड आउट किया जाए। ठीक, जैसे हम लोग स्मॉल ए जैसे लिए थे आर्बिट्रेरी वैल्यू, उसको a1 a2 के टर्म में उसका वैल्यू फाइंड आउट करके निकाले थे। सिमिलरली
चलिए मैं आपको इक्वेशन थर्ड और फोर्थ पे ले चलता हूँ। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ में देखिए हम लोग एक आर्बिट्रेरी वैल्यू थीटा लिए हैं, तब ये हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस थीटा के वैल्यू को नॉन पैरामीटर के टर्म में निकाल के दिखाया जाए। जैसे हम लोग इस a का वैल्यू a1 a2 और फाई के टर्म में निकाल के दिखाए थे। हम लोग पास इनिशियल जानकारी किसके बारे में, इनिशियली हम लोग जान रहे हैं a1 के बारे में, a2 के बारे में, साइन फाई के बारे में, कास फाई के बारे में। ठीक, बीच में तो ये हमने चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए a और साइन थीटा कास थीटा का कॉन्सेप्ट लाए सुविधाजनक बनाने के लिए, ताकि आसानी से अपने एक्सप्रेशन को लिखा जा सके। लेकिन अब इसका वैल्यू क्या होगा उस चीज़ को बताना पड़ेगा ही। तो ए का हम लोग बता चुके हैं, अब हम लोग को थीटा का वैल्यू बताना पड़ेगा कि थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक, तो अब देखिए थीटा के वैल्यू के लिए अब हमने इसको सॉल्व किया जाएगा। अब देखिए ये जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी में आया था 2√I1 I2 cos फाई, ये क्या कहलाता है, इंटरफेरेंस टर्म कहलाता है। ठीक, इसको इंटरफेरेंस टर्म कहा जाता है। अब इक्वेशन 4 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 3 से, तो यहाँ क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में tan थीटा आ जाएगा और इधर देखिए ये वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब थीटा का वैल्यू निकालना है तो tan को इधर दोनों साइड इनवर्स ले लेंगे, tan इनवर्स, तो इधर क्या आ जाएगा tan इनवर्स और इधर tan इनवर्स tan के साथ कैंसिल हो जाएगा और थीटा का ये वैल्यू आपका बच जाएगा। ठीक, तो ये आपका थीटा का वैल्यू निकल गया जो हम लोग आर्बिट्रेरी माने थे। अब देखिए जब इंटरफेरेंस होगा, लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे, तो उसमें दो घटनाएं होंगी। ठीक, दो कंडीशंस होंगे। पहला कंडीशन क्या हो सकता है कि जो आपका इंटरफेयरिंग वेव्स है, मान लीजिए आपका फर्स्ट वेव्स है एंड दिस इज योर सेकेंड वेव, तो हो सकता है ये संभावना हो कि पहले का क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट के साथ पड़ जाए, ओवरलैप कर जाए, और पहले का ट्रफ दूसरे के ट्रफ के साथ ओवरलैप कर जाए। इस चीज़ को अच्छे से मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। या सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, सेकेंड पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि जो ये पहले वेव का जो ट्रफ है और जो पहले वेव का क्रेस्ट है वो दूसरे, देखिए ये देखिए साहब, जो पहले वेव का क्रेस्ट है वो दूसरे वेव के ट्रफ के साथ आ जाए, ओवरलैप कर जाए, और जो पहले वेव का ट्रफ है वो दूसरे के क्रेस्ट के साथ क्या कर जाए, ओवरलैप कर जाए। ये दो संभावनाएं हो सकती हैं जब दोनों वेव क्या करेंगी, प्रोपोगेट करेंगी साइमल्टेनियसली इन अ मीडियम। ठीक, तो ये दोनों कंडीशन हो सकता है। तो जिस टाइम पे क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट आएगा उस टाइम पे आपको देखिए वेक्टर रेडिएशन होगा, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, देयरफॉर रिजल्टेंट विल बी मैक्सिमम। ठीक, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, सो दिस केस इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ पे क्या होगा, ब्राइट दिखेगा। और इस केस में देखिए क्या हो रहा है, एक क्रेस्ट के साथ दूसरे का ट्रफ आ रहा है, तो इस टाइम पे क्या होगा, जब वेक्टर रेडिएशन होगा तो जितना ऊपर डिस्प्लेसमेंट है उतना ही नीचे है नेगेटिव डायरेक्शन में, जितना पॉजिटिव डायरेक्शन में है। सो दिस विल गिव्स अस जीरो डिस्प्लेसमेंट, मतलब सुपरपोजिशन के बाद इनका जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगा वाई का वो क्या होगा, जीरो आएगा। तो इस टाइम पे क्या होगा, आपको डार्क दिखेगा, अंधेरा दिखेगा। ये दो कंडीशन आप जान रहे हैं इंटरफेरेंस के दरमियान ये हो सकता है। ठीक, तो अब इस पे देखा जाएगा कि इसमें आपका जो फाई है, मतलब जो आपका फेज डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, और आपका पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। ठीक, फिर सिमिलरली हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए और पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए। ठीक, उसी चीज़ को अब आगे हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। तो देखिए पहला क्या आ रहा है, कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इस टाइम पे क्या हो रहा है, दोनों का एम्पलीट्यूड ऐड हो रहा है, तो मतलब बढ़ रहा है, तो उसको मैक्सिमम भी कर सकते हैं। ठीक, अब आई का इक्वेशन हम लोग ये निकाले थे, रिजल्टेंट इंटेंसिटी आफ्टर सुपरपोजिशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड जो कंसीडर किए थे। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी वी हैव आई इक्वल टू I1 + I2 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ I1 I2 cos फाई। ठीक, अब देखिए मैक्सिमा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, जब मैक्सिमम लाइट मिलेगा, मैक्सिमा कंडीशन होगा। तो इस इक्वेशन से आपको साफ साफ दिख रहा है कि I को मैक्सिमम होने के लिए
ये जो कास फाई का वैल्यू है ये मैक्सिमम होना पड़ेगा, क्योंकि आई का जो डिपेंडेंसी है वो कास फाई पे है कि कितना फेज होगा। बाकी I1 I2 तो आप जान रहे हैं के A1 स्क्वायर है और के A2 स्क्वायर है। I2 का वैल्यू के A2 स्क्वायर, I1 का के A1 स्क्वायर। ठीक, तो एम्पलीट्यूड तो आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये तो कांस्टेंट होगा। तो जो इसका डिपेंडेंसी है आई का वो कास फाई पे टोटली डिपेंड है। ठीक, तो अब इसमें इंटेंसिटी को मैक्सिमम होने के लिए क्या होना पड़ेगा, कास फाई का वैल्यू मैक्सिमम होना पड़ेगा। एंड यू ऑलरेडी नो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कास फाई इज +1। ठीक, देयरफॉर अब देखिए ये कास फाई का वैल्यू क्या है, +1 है, तो देयरफॉर वी गेट फाई इक्वल टू 2n पाई। जनरल हम लोग लिख सकते हैं कास फाई मैक्सिमम कब होगा, जब वो क्या हो जाए, फाई का वैल्यू 0 के बराबर हो जाए, 2 पाई 4 पाई, मतलब ये जो वैल्यू लिखे हैं यहाँ पे देखिए 0, 2 पाई 4 पाई इसके बराबर हो जाए, तो उस टाइम पे फाई का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इन जनरल हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू 2n पाई। ठीक, ये आपका फेज डिफरेंस मतलब फेज का वैल्यू होना चाहिए, जनरल वैल्यू किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। सिमिलरली अगर पाथ डिफरेंस के बारे में बात किया जाए तो पाथ डिफरेंस को देखा जाए, अगर हम मान लेते हैं कि भाई एक्स हमारा क्या पाथ डिफरेंस हो रहा है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो ड्यूरिंग इंटरफेरेंस कहिए, तो उसका जो कंडीशन आएगा उसके बिहाफ पे हम डिसाइड करते हैं कि कंस्ट्रक्टिव है कि डिस्ट्रक्टिव है। ओके, तो अगर x क्या है, पाथ डिफरेंस है बिटवीन टू वेव्स एट सर्टेन पॉइंट एंड फाई फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, देन द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस इज, ये चीज़ आप रिलेशन देखिए पढ़े हुए हैं। ठीक, अगर ये चीज़ इसमें तो आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो रहा हो तो आप तुरंत एक चीज़ दिमाग में रखिए, ये फार्मूला हमेशा याद की रहिए कि जो फेज डिफरेंस होगा उसके नीचे 2 पाई लिखा जाएगा और जो पाथ डिफरेंस होगा उसके नीचे क्या होता है, पाथ डिफरेंस के नीचे लेमडा लिखा जाता है। ठीक, क्योंकि फेज डिफरेंस क्या होता है 2 पाई का हो जाएगा मैक्सिमम और ये पाथ डिफरेंस लेमडा के टर्म में लिखा जाता है। ठीक, ये फार्मूला याद करने का, मैक्सिमम मिनिमम से आप मतलब यहाँ ना रखिए, ये सिंपली इस चीज़ से आप इस चीज़ को याद कर सकते हैं कि जो पाथ डिफरेंस लेंगे वो लेमडा लेख के टर्म में लेते हैं तो यहाँ लेमडा लिख देंगे, और फेज डिफरेंस 2 पाई मतलब कि ये पूरा अगर देखा जाए तो क्या होगा 2 पाई होगा रेडियन, तो उसके टर्म में हम लेते हैं। ओके, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब देखिए लेमडा अपन 2 पाई और फेज डिफरेंस जो हम निकाले थे 2n पाई था, अब यहाँ से x का वैल्यू n लेमडा आ गया, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा कर सकते हैं हम, तो x इक्वल टू 0 लेमडा 2 पाई 3 पाई ये इसका वैल्यू आएगा। ओके, तो देखिए यहाँ से कह सकते हैं कि जो इसका कंडीशन होगा क्या होगा, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स शुड बी इक्वल टू इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई दैट इज 2n, दैट इज फाई इक्वल टू 2n पाई। ठीक, और जो इसका कंडीशन है फेज पाथ डिफरेंस का उसको क्या कर सकते हैं कि शुड बी 0 आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा। ठीक, ये कंडीशन। अब देखिए, अब ये देखा जाएगा कि मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना होगा, मतलब इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में, तो ये फार्मूला आपको पता है। और आई मैक्स कब होगा, जब कास फाई का वैल्यू क्या होगा 1 के बराबर होगा, +1 के बराबर। ठीक, तो यहाँ +1 रख देंगे तो ये वैल्यू निकलेगा। अब मान लेते हैं कि कह देते हैं कि ये क्या है, I1 I2 बराबर है जो I0 के बराबर है, तो यहाँ से I0 ये वैल्यू पुट करेंगे तो 4I0, ये अपने मन से इसको छोटा करने के लिए जूम कर लिए कि I0 के बराबर है, तो उस टाइम पे ये मिलेगा। ठीक, क्योंकि जनरली हम लोग ये क्या इंटरफेरेंस में कंडीशन लगाते ही हैं कि एम्पलीट्यूड ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए, तो k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, बराबर ही होगा, तो उसको कोई दूसरा क्वांटिटी I0 हम लोग कंसीडर कर लिए। ओके, और यहाँ से I मैक्स का वैल्यू हमको मिल गया। अब देखिए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में, तो ये भी चीज़ यहाँ भी सेम हम कास फाई का वैल्यू क्या करेंगे +1 रखेंगे ए को मैक्सिमम होने के लिए, और यहाँ से इस चीज़ को देख लें, यहाँ पे भी A0 मान लिए और यहाँ पे ए मैक्स जो होगा 2A0 के बराबर हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या कंडीशन होगा उस चीज़ को देखना है, तो देखेंगे
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा आपको पता है, जब इंटेंसिटी क्या होगा, मिनिमम होगा। मतलब आप डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि 0 के बराबर होगा, तब वहाँ क्या होगा, अंधेरा होगा। ओके, तो यहाँ पे फॉर मिनिमम इंटेंसिटी आई शुड बी मिनिमम एंड इट इज ओनली पॉसिबल, ये तभी संभव है। आई के इक्वेशन से आप देखे थे, आई के इक्वेशन क्या आ रहा है, आई इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 स्क्वायर रूट के साथ ये आ रहा था और इसके साथ कास फाई आ रहा था। ठीक, तो ये तभी पॉसिबल है, मिनिमम तभी होगा जब ये कास फाई का वैल्यू क्या हो, मिनिमम हो। मतलब कास फाई का वैल्यू मिनिमम कितना होगा, -1 होगा, जो किसके बराबर होता है, पाई 3 पाई 5 पाई। ठीक, उससे इसको यहाँ रख लिए। अगर जनरल देखा जाए तो फाइव इक्वल टू 2n माइनस 1 पाई या 2n प्लस 1 पाई, मतलब आड मल्टीपल ऑफ पाई हम कह सकते हैं, आड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई अगर हम लें तो उस टाइम पे क्या होगा, पाई का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक, और यही कंडीशन हो जाएगा किसके लिए, फेज डिफरेंस के लिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में, क्योंकि उस टाइम पे आई क्या करना है, हमको मिनिमम मानना है। अब ये देखिए पार्ट डिफरेंस का फार्मूला फेज डिफरेंस के साथ ऐसा रिलेशन होता है पार्ट डिफरेंस का, तो आप इस वैल्यू को पुट कर देंगे तो लेमडा इक्वल टू 2n-1 बाई 2, तो सॉरी एक्स इक्वल टू जो पार्ट डिफरेंस हम लोग का लेमडा बाई 2 पाई 2n-1 पाई, और यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या आ गया, लेमडा 2n-1 बाई 2, ये वैल्यू निकल के आ गया। ठीक, या इसको इस तरह लिखा जा सकता है, ठीक, वेयर एन इक्वल टू 1 2 3, और दूसरा केस अगर हम कास फाई का वैल्यू इस तरह मान लें 2n प्लस 1 पाई मान लें, तो इस कंडीशन में n को 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में भी x का वैल्यू कुछ तरह लिख सकते हैं। ये चीज़ें आप इंटर में पढ़ चुके हैं, अच्छे से इन सब चीज़ को समझ रहे होंगे। आप देखिए स्टेटमेंट दे देंगे कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट अ पॉइंट द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स शुड बी एन आर्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ये पाई, ये भी हो सकता है कंडीशन, और दूसरा क्या हो सकता है 2n प्लस 1 पाई भी लिख सकते हैं, ये भी आपका आर्ट मल्टीपल है पाई का, आर्ट इंटीग्रल मल्टीपल, और जो फेज डिफरेंस होगा वो इतना होगा। अब देखिए इंटेंसिटी देख लेंगे, तो इस वैल्यू को मिनिमम होने के, ये आई का वैल्यू मिनिमम होने के लिए वैल्यू मिनिमम होना चाहिए, जो किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -1 पुट करेंगे तो हम मान लेते हैं कि मिनिमम कितना I0 के बराबर है। ठीक, मान लेते हैं कि I1 I2 किसके बराबर है, I0 के, ये चीज़ का ये कि I1 I2 I0 के बराबर है, तो I मिनिमम ये हो जाएगा और यहाँ से इंटेंसिटी आपका 0 निकल जाएगा। ठीक, जो चीज़ हम लोग वेक्टर के हेल्प से भी समझ सकते थे, ये चीज़ कि इसका क्रेस्ट इसके ट्रफ के साथ, इसका ट्रफ इसके क्रेस्ट के साथ आएगा, तो I का वैल्यू मिनिमम होना ही होना है। एम्पलीट्यूड भी देख सकते हैं हम लोग इस फॉर्मूले से, जब इसका वैल्यू क्या होगा, -1 के बराबर होगा, तो ए मिनिमम ये वैल्यू मिलेगा। ठीक, और यहाँ पे आपका एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, उस टाइम पे 0 होगा। ये चीज़ आप वेव फॉर्म से देखे ही थे कि जब ये कंडीशन हो रहा है, जब दोनों जुड़ेंगे तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, 0 होगा, और सिंपल हम लोग को जो रिजल्टेंट मिलेगा वेव वो क्या होगा, कुछ ये मिलेगा, इसका इंटेंसिटी क्या होगा, 0 होगा। इस चीज़ को लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे। ठीक, ये मिनिमम हो जाएगा। ओके, थैंक यू।